नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं शैलेंद्र। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर जब माहौल बन रहा था तब आरक्षण के पेच ने गुत्थी उलझा दी, लेकिन इस गुत्थी ने भी आने वाले गदर के कई सियासी संकेत दे दिए हैं। 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन इस निकाय चुनाव में आरक्षण के सवाल ने बैठे बिठाए विपक्ष को एक मुद्दा दे दिया। बीजेपी को लगातार विपक्ष आरक्षण के मुद्दे पर अब घेर रही है। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर सपा ने साफ तौर पर कहा है कि आरक्षण बचाओ यात्रा निकाली जाएगी। अखिलेश कह रहे हैं कि बीजेपी संविधान को खतरे में डाल रही है, आरक्षण खत्म करना चाह रही है। और अभी तो ओबीसी की बारी है, आने वाले दिनों में दलित भी निशाने पर होंगे, यानी उनके आरक्षण को भी खत्म कर दिया जाएगा। और इसी मसले पर मायावती ने भी बीजेपी और कांग्रेस को एक बता दिया और अखिलेश की मंशा पर भी सवाल खड़े कर दिए। बहुजन समाज पार्टी अमूमन बहुत साइलेंटली सारी चीजों को देखती है, भीतर खाने तैयारी करती है और फिर चुनाव में जाती है। अमूमन उपचुनाव और या फिर छोटे चुनाव से दूरी रखने वाली बहुजन समाज पार्टी निकाय चुनाव में भी इस बार पूरी तैयारी से लड़ने की फिराक में थी, लेकिन आरक्षण के पेच ने यहां पर भी गुत्थी उलझा दी। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की तैयारियां कहीं से भी कम नहीं हैं। आज बड़ी बैठक बुलाई गई, पदाधिकारी बुलाए गए, कोऑर्डिनेटर्स बुलाए गए और उन्हें जीत का मंत्र दिया गया। 23 की बात भी हुई और 24 की तैयारियों पर भी मंथन हुआ। इधर कांग्रेस ने खबरी को कमान तो दे दी है, लेकिन अभी कुछ जमीन पर दिख नहीं रहा। हालांकि जनवरी के पहले सप्ताह में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश से गुजरेगी। यह यात्रा उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ताओं में कितनी ऊर्जा भरेगी, कितना परिवर्तन लाएगी, अभी भी जिस तरह से दूसरे नेताओं को न्योते दिए जा रहे हैं, समान विचारधाराओं वाले दलों से करीबी बढ़ाई जा रही है, तो हो सकता है कांग्रेस ने 24 में बीजेपी के खिलाफ गोलबंदी करने का कोई प्लान बनाया हो। लेकिन ये प्लान कैसे साकार होगा, विपक्ष किस तरह से बीजेपी का मुकाबला करेगा और खुद बीजेपी जो इन सारे घटनाक्रमों को सिलसिलेवार ढंग से देख रही, उसकी क्या कुछ तैयारी है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आज बीएसपी की बैठक हुई, क्या कुछ मंत्र दिया गया, इमरान मसूद बता रहे हैं। क्योंकि आरक्षण के ऊपर लेकर के जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का रुख आया है, वो पूरी तरीके से अति पिछड़ों को और पिछड़ों के विरोध में है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अति पिछड़ों और पिछड़ों को और पिछड़ा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ ना कुछ योजनाएं बनाती है। तो 24 की लड़ाई भले ही दूर हो, लेकिन अब दमखम दिखाने की बारी हर पार्टी कर रही है। और सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, बहुजन समाज पार्टी हो, हर कोई अपने अपने लेवल पर तैयारियों को अब धार भी दे रहा, हमले भी हो रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक पर संग्राम की बात हो रही है। अखिलेश कह रहे हैं कि जेल भरो की तैयारी है, तो मायावती भी कह रहे हैं कि सर्व समाज को साथ लेकर संगठन को मजबूत करके बीजेपी से मुकाबला करेंगे। तो ये मुकाबला किस तरह से होगा, कौन करेगा, किसके साथ करेगा और मुकाबले में बीजेपी किस तरह से इन सारी चीजों से पार पाएगी, आज इसी पे चर्चा, जिसके लिए मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ दीपक सोनकर जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, मनोज यादव जी हैं, प्रवक्ता हैं सपा के, थोड़ी देर बाद विकास श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता कांग्रेस, और डीएस मिश्रा नेता बसपा भी हमारे साथ जुड़ेंगे। शुरुआत करेंगे मनोज यादव जी आपके साथ। कल अखिलेश यादव जिस तरह से कहते हुए नजर आ रहे थे कि आरक्षण खत्म हो रही, अभी तो ओबीसी आरक्षण की बात थी, इसके बाद दलित भी निशाने पर रहेंगे। मायावती जी आप पर सवाल खड़े कर रहे हैं, आप बीजेपी पे कर रहे हैं। ये जनता को उलझा के रखने वाली बात जो है, वो कार्यकर्ताओं में क्या संदेश दे रही है, किससे लड़ रहे हैं, किस मोर्चे पे लड़ रहे हैं और किस ताकत के साथ लड़ रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में जितने भी उपचुनाव हुए 2022 के बाद और उससे पहले भी, तो अगर कोई आताताई सरकार सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ने का अगर किसी ने काम किया है तो समाजवादी पार्टी ने किया। समाजवादी पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है, परिणाम हार जीत ये अपनी जगह माने रखता है, लेकिन अगर कोई लड़ता हुआ दिख रहा है तो समाजवादी पार्टी लड़ती हुई दिख रही है और उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है। कोई राजनीतिक दल अगर कुछ और क्लेम करता है तो उसके लिए समाजवादी पार्टी उसको फ्री छोड़ती है। मुझे नहीं लगता कि हम किसी पे टिप्पणी करें, कांग्रेस यात्रा निकाले, मायावती जी स्ट्रेटेजी बनाए, कोई कुछ भी कर सकता है, क्योंकि सबको अपनी संवैधानिक स्वतंत्रता है। लेकिन जो अत्याचार उत्तर प्रदेश में है, चाहे वो राजनीतिक अत्याचार हो, सामाजिक अत्याचार हो, अथवा जो अधिकार समाजवादी पार्टी के द्वारा या तमाम सारी सरकारों के द्वारा दलित पिछड़ों को मिले, उन अधिकारों को लूटता हुआ, डकैती डालता हुआ अगर कोई नजर आ रहा है तो वो मौजूदा सरकार है।
और इसकी लड़ाई समाजवादी पार्टी आज से नहीं, इस सरकार के खिलाफ नहीं, अभी क्या प्राथमिकता 3 है? दशक पहले। अभी क्या प्राथमिकता है? अभी आरक्षण मुद्दा है, लोगों की समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, कि अब जैसे ही आरक्षण हाथ लगा तो आरक्षण के मुद्दे पर आ गए, महंगाई लगा तो कोई नीतियां तो होंगी, कोई प्लानिंग तो होगी ना समाजवादी पार्टी की। देखिए, आरक्षण की लड़ाई कोई आज की लड़ाई नहीं है, 3-4 दशक पुरानी लड़ाई है। वो कह रहे हैं ये सब आपका बनाया हुआ है, आपने सारा खेल बिगाड़ रखा था, आपने जो है क्या बोलते हैं सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट नहीं लागू करने दी, आपने जो है नहीं किया सब। नहीं, देखिए, देश का प्रधानमंत्री अपने आप को पिछड़ा क्लेम करते हैं और आज तक किसी देश के प्राइम मिनिस्टर ने अपने आप को ना अल्पसंख्यक कहा होगा, ना पिछड़ा कहा होगा, ना सामान्य कहा होगा। लेकिन पहले और इकलौते ये प्रधानमंत्री जिन्होंने मंच से कई बार ये कहा कि मैं पिछड़ा हूं, तो क्या उनको पिछड़ों का आरक्षण रुकता हुआ नहीं दिख रहा उत्तर प्रदेश में? क्या ये एक अदना सा मुख्यमंत्री कैसे पिछड़ों के आरक्षण के खिलाफ खिलवाड़ कर रहा है? और मोदी जी खामोश है, बीजेपी खामोश है, तो उसकी जवाबदेही जनता ने अगर आपको सत्ता के रूप में बैठाला है तो विपक्ष के रूप में अगर हमें जिम्मेदारी, पर वो तो कह रहे हैं कि हम आरक्षण देंगे, आरक्षण के साथ ही चुनाव करेंगे, एसएलपी दायर कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। हमारे साथ दीपक सोनकर जी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ विकास श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। दीपक जी, आपने सुना मनोज जी कह रहे थे कि आपने तो बड़ा जमीन पर स्थितियां बिगाड़ रखी हैं, वो कह रहे हैं हमारे पास मुद्दे हैं और 24 में हम आपको घेरने के लिए तैयार हैं। आरक्षण का मुद्दा तो आपने बैठे बैठाए उनके हाथ में दे दिया, 9 महीने आज पूरे हो गए हैं सरकार के। देखिए शैलेंद्र जी, निश्चित तौर पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता ये जानती है, वो जानती है कि कौन किसको गुमराह करने का काम करता है, कौन किसको योजनाओं से जोड़ने का काम करता है, कौन किसको कितनी सुविधाओं से देने का काम करता है। मैं अब अगर मनोज भाई हमारे आरक्षण की बात करते हैं, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोलना चाह रहा हूं कि आरक्षण एक स्वतंत्र प्रक्रिया है, आरक्षण नहीं खत्म हो सकता और भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर ओबीसी के आरक्षण के साथ है। और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, सभी ने कहा कि जिस तरीके से हम ओबीसी के आरक्षण के साथ ही चुनाव कराएंगे, जिस तरीके से हम लोगों ने आयोग का गठन किया है, आयोग का गठन करने के बाद ट्रिपल टेस्ट कराया जाएगा, ट्रेस करने के बाद आरक्षण के साथ। दीपक जी, देरी हो गई ना, आयोग तो आप तब गठित कर रहे हैं जब हाईकोर्ट का फैसला आ गया। आपके सामने मध्य प्रदेश का उदाहरण नहीं था क्या? आपके सामने बिहार का उदाहरण नहीं था क्या? क्या जमीन पर हमने कोई प्रैक्टिस नहीं की थी कि आरक्षण का ये पेच फंस सकता है? देखिए शैलेंद्र जी, न्यायालय में गया कौन था? जब कहीं किसी को आरक्षण की आपत्तियां थी तो आपत्तियां करने के लिए व्यवस्था होती है ना, आपत्ति अपनी देते, आपत्ति का समाधान किया जाता। अब जब न्यायालय में गया है तो न्यायालय का जो आदेश आया है, हम तो आरक्षण के साथ है ना, हम तो ये स्वीकार कर रहे हैं। और विपक्ष कब आरक्षण के साथ था? विपक्ष ने हमेशा कब ऐसे पिछड़ों के साथ खड़े होने का काम किया है? ऐसे आप जब दलितों की बात करते हैं तो कौन से दलित के हितैषी बन गए? हाँ, ओबीसी में हितैषी है तो केवल एक ही जाति के, ये भी हम सब जानते हैं और ये उत्तर प्रदेश भी जानता है कि एक ही जाति के साथ भला करने में कामयाब है वो विपक्ष कामयाब है। पर ये बात आप कह रहे हैं ना, दीपक जी, आप ये बात आप कह रहे हैं, मायावती तो कह रहे हैं कि आप कांग्रेस की राह पर चल रहे हैं, समाजवादी पार्टी कह रही संविधान खतरे में, आप आरक्षण देना ही नहीं चाहते हैं और कह रहे हैं कि आपने तो सारी समस्याएं जो हैं वो बढ़ा रखी हैं, कहीं से भी जनता को राहत नहीं दे रहे हैं। आप तो अकेले पड़ गए, हर तरफ से आप ही के ऊपर हमले हो रहे हैं। देखिए शैलेंद्र जी, मैं तो शैलेंद्र जी निश्चित तौर पर कह रहे हैं ना, हम आरक्षण के साथ हैं, हम आरक्षण के साथ हैं, हम आरक्षण के साथ लोगों की, जनता के हित के साथ है, हम उनके साथ हैं जो पिछड़े थे। आज पिछड़ों को अगले लाने का काम करने वाले लोग हैं। हमने किस तरीके से जो अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति थे उनको भी विकास की योजना से जोड़ने का काम किया है और उनको नेतृत्व देने का काम किया, उनको सशस्त्र करने का काम मतलब किया है। आप नेतृत्व दे रहे हैं, इससे राजनीतिक संकट पैदा हो गया दूसरी पार्टियों के सामने जो इनकी राजनीति करती थी, ये आप कहना चाह रहे हैं? उनको किस तरीके से देश के अंदर, प्रदेश के अंदर नेतृत्व देने का काम किया गया। ठीक, आपने नेतृत्व दिया। मनोज यादव जी, 30 सेकंड में आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर विकास जी के पास जाएंगे और डीएस मिश्रा जी भी हमारे साथ इस परिचर्चा में शामिल हो गए, उनके पास भी चलेंगे। मनोज जी, आप अपनी बात 30 सेकंड में पूरी कर लीजिए। देखिए, बीजेपी कुछ भी क्लेम करे लेकिन वो बातें कभी भूली नहीं जा सकती हैं। मुझे नहीं लगता कि मोहन भागवत समाजवादी पार्टी या कांग्रेस से, मोहन भागवत आरएसएस के संचालक है, उन्होंने 15 में क्या बयान दिया था? कर्नाटक के किनके सेंट्रल के मिनिस्टर, उन्होंने क्या बयान दिया था कि हम आरक्षण को ऐसा बना देंगे कि आरक्षण के लायक नहीं रहते। ये समाजवादी पार्टी के लीडर नहीं है,
तो आप क्यों इस तरह की सफाई पेश कर रहे हो? ये जनता को, इस देश को पता है कि आरक्षण को अगर कोई छीड़ कर सकता है, कोई खत्म करने की साजिश कर सकता है, तो इस देश में इकलौती पार्टी है जो बीजेपी है। आज के राजनीतिक दृष्टिकोण से दूसरा कोई राजनीतिक दल नहीं जो आरक्षण को इस तरह कमजोर कर रहा हो। ये बात किसी से छुपी हुई तो नहीं है। क्या पूरी लड़ाई अब आरक्षण के इर्द गिर्द ही घूमेगी मनोज जी? यूपी में सियासी लड़ाई, निकाय चुनाव का मुकाबला हो, 24 की लड़ाई हो, क्या आरक्षण के इर्द गिर्द ही हम घूमेंगे? पिछड़ों की संख्या सबसे ज्यादा है, लगभग 60% के करीब पिछड़ों का यहाँ संख्या बल है, और उन्हीं के अधिकार अगर छीने जाएंगे तो निश्चित तौर पे सड़क से लेकर संसद तक हम बीजेपी के चूरे हिला देंगे। सड़क से लेकर संसद तक। चलिए, हमारे साथ डीएस मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं। डीएस मिश्रा जी, आज बड़ी बैठक हुई है बहुजन समाज पार्टी में, आपने प्रदेश भर से कोऑर्डिनेटर्स बुलाए, पदाधिकारी बुलाए, क्या मंत्र दिया गया है 24 के लिए? पहले निकाय की लड़ाई सामने है, उसका मुकाबला किया जाएगा, या फिर 24 के लिए जो चुनौतियां हैं उन पर आज काम किया जाएगा? नहीं, दोनों पर काम किया जाएगा। 24 की लड़ाई अहम लड़ाई है ही है। 24 की लड़ाई का तो हम लोग हमेशा पिछले 2 सालों से विधानसभा के बाद से ही हम लोग लगे हुए हैं, लेकिन जो ये नगरपालिका चुनाव के टालने की जो साजिश रची गई उस पर भी बहन जी ने प्रकाश डाला है। और विशेष रूप से ये तो चूंकि नए वर्ष आने का वो था, इसलिए सभी कार्यकर्ताओं को इस वर्ष 2022 के लिए सुखद है, उसके लिए उन्होंने आने वाले नववर्ष के लिए शुभकामनाएं दी। सबको जुट जाने के लिए बूथ स्तर पर, क्योंकि बूथ स्तर पर हम जितना अच्छा अपना परफॉर्मेंस देंगे उतना ही अच्छा हमारे आने वाले, चाहे 24 का हो, चाहे नगरपालिका और महापालिकाओं के चुनाव हो, चाहे पार्षदों के चुनाव हो, चाहे जो नगर पंचायतें हैं वहां के हों, तो इन तीनों चुनाव के लिए हम लोग बहुत इमरान मसूद जी बाहर निकल के आए थे मीटिंग से, वो कह रहे थे कि सर्व समाज को साधा जाएगा, सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर बढ़ते हुए आगे के चुनाव जो हैं उनमें पार्टी बढ़ेगी। तो सर्व समाज को साधने का कोई प्लान है? कोई आपके पास मुद्दे हैं जिसकी वजह से आप उनका समर्थन जुटा पाएंगे? सबसे बड़ी चीज जान लीजिए, अकेली बहुजन समाज पार्टी है जो बिल्कुल निष्पक्ष तौर पर सर्व समाज को लेकर के चलती है। बहन जी का जो फॉर्मूला है सर्व समाज का, वो बहुत आधार युक्त है, क्योंकि देखिए दलित मतदाता जो बहन जी के साथ में जुटे हुए हैं वो बहुत बड़ा आधार देते हैं। और इसीलिए आज की तारीख में अगर अकेली कोई नेता के रूप में अगर आप देखेंगे तो बहन कुमारी मायावती जी से ज्यादा उत्तर प्रदेश में कोई भी जनाधार का नेता नहीं है। बाकी तो देखिए संगठन करके 20 लेकिन डीएस मिश्रा जी, यूपी की सियासत में सबसे बड़ा द्वंद्व भी तो यही है। जो बात आप कह रहे हैं वही बात मनोज जी भी कह रहे हैं, वही बात दीपक जी भी कह रहे हैं, तो फिर जनता कैसे आपके ऊपर भरोसा करेगी? वो भी यही कह रहे हैं कि हम तो सर्व समाज के बारे में सोच रहे हैं, पिछड़ों के बारे में सोच रहे हैं, वही बात बीजेपी भी कह रही है, तो फिर आप उनसे अपने आप को अलग कैसे करेंगे? अपना भरोसा कैसे पैदा कर पाएंगे? देखिए आपके टीवी के प्लेटफॉर्म पर तो लोग और क्या कहेंगे भाई, लोगों का काम भी कहना है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये लोग बहुत दूर हैं जाति विशेष से लेकर के धर्म विशेष बांटने से लेकर के। अरे भाई, सामाजिक समरसता आप कहां से दे रहे हो? आप बताओ, अगर सामाजिक समरसता देने की स्थिति होती किसी भी रूप में आपको, तो आज आप इस स्थिति में नहीं होते। आज बहुजन समाज पार्टी पुनः अपने उसी 2007 के फार्मूले पे चल करके और आगे बढ़ेगी, और निश्चित तौर पर बहन जी जो है आने वाले 2000 नगर महापालिकाओं में भी देखिएगा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा। पिछली बार में भी रहा, इस बार भी अच्छा परफॉर्मेंस आएगा। जबकि हमारे मतदाता नगरीय क्षेत्र में थोड़ा सा कम है, निश्चित तौर पे इस बात पे, लेकिन हम परफॉर्मेंस बहुत अच्छा देंगे। हम लोगों ने इस तरह से सामाजिक वो कर रखा है कि जिस तरह के जो भी अच्छे प्रत्याशी चुनेंगे, अच्छे प्रत्याशी को हम लोग दे करके, और निश्चित तौर पे महापालिकाओं और नगर पालिकाओं, मतलब तैयारी आपकी पूरी है, चाहे निकाय चुनाव की बात हो चाहे 24 अच्छा प्रदर्शन करने के प्लान में। ठीक है, विकास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। विकास जी, जनवरी के पहले हफ्ते में भारत जोड़ो यात्रा पहुंच रही है यूपी में, निकाय चुनाव का रण भी सामने है। 24 की जब चुनौती होगी तो देश के स्तर पर कांग्रेस को मुख्य विपक्षी दल के तौर पर देखा जाएगा। ऐसे में उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में आपकी तैयारियां क्या हैं? आरक्षण के मुद्दे पर जितना हमलावर सपा नजर आई, बसपा नजर आई, कांग्रेस ने अपने आप को उतना साइलेंटली इन मुद्दों पर क्यों रखा है अपने आप को? देखिए, विषय परक राजनीति अगर करनी जाए तो सच्चाई यह है कि आरक्षण का जो विषय है वो सेंट्रल सरकारों का होता है। जो केंद्र में सरकारें हैं वही तय करती है। और आज अगर अति पिछड़ों के आरक्षण को लेकर जिस तरीके से रार छिड़ी हुई है, इसमें तो उसकी मंशा 2017 में जब रोहिणी आयोग बना था तभी तय हो गया था कि अति पिछड़े जो है उनको आरक्षण का उचित लाभ नहीं मिल पा रहा है, उसकी समीक्षा करी जाएगी। इसी के आधार पर लगातार मोदी सरकार ने पूरे देश भर में ये माहौल बनाया कि केवल
कुछ क्रीमी लेयर बिरादरियां ही आरक्षण का लाभ ले पा रही हैं, जिसमें हिंदू और मुसलमान सभी जातियों के लोग थे, जिसमें उन्होंने एक सफलता प्राप्त की और लगातार उनको जनता का प्यार मिला, जिसमें उत्तर प्रदेश में खास तौर पे अभी भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे कि एक पार्टी का नाम ले रहे थे कि उसका एक वर्ग विशेष पे ही पूरा जोर रहा है, जबकि उस समाज ने भी उनको बहुत जबरदस्त समर्थन दिया और सरकार बने। पर उनकी एक मंशा क्या है, आरक्षण को पूरी तरीके से समाप्त करना। मैं आपसे समय लूंगा आधा मिनट का, दो तरीके से मैं बताऊंगा। बीजेपी दो मुद्दे लेकर बात करती है। एक, उसने अति पिछड़ों की बात किया और समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाया, और उसको होना भी चाहिए था नुकसान, क्योंकि 4 से 5 बार समाजवादी पार्टी सत्ता में रही, लगातार बसपा भी सत्ता में रही, पर अति पिछड़ों को जो सामाजिक न्याय मिलना चाहिए था वो ना नौकरियों में मिला, ना उनकी सामाजिक स्थिति बेहतर हुई, और लगातार वोट के नाम पे राजनीति करते रहे और एक ही परिवार, एक ही वर्ग के लोग मुख्यमंत्री नेता बनते रहे। पर इसके बाद भी अति पिछड़े आज भी 2म दर्जे में हैं, और उनके साथ कोई भी जितनी भी सब्सिडी योजनाएं, सरकारी सिस्टम, नौकरियों में लगातार अति पिछड़ों के लिए सीटें खाली है। और इसको मोदी सरकार के आज है, पर ये जब हुकुमचंद जैन कमेटी बनी थी और कल्याण सिंह की जो लड़ाई शुरू हुई थी भाजपा से और उनको पार्टी से बाहर तक का रास्ता दिखाया गया था, उसका मेन आधार था कि अति पिछड़ों को सामाजिक न्याय दिलाना वो चाहते थे, और उसका विरोध किया गया। पर नेता जो है वो सत्ता के इर्द गिर्द रहना चाहता है, तो उनके परिवार के लोग वापस चले गए, पर कल्याण सिंह इस लड़ाई को लड़ते लड़ते शहीद हो गए। तो आपके हिसाब से फिर चूक हुई कहां पे? पहले की चूक है, अभी बीजेपी ने चूक कर दी, या फिर ये जो नेतृत्व सौंपा, पिछड़ों ने अपना नेतृत्व जिन्हें सौंपा उन्हें नेतृत्व मिला नहीं, ये चूक हो गई? देखिए, चूक कहां हुई है, चूक ये हुई है कि जातीय आधार बनाकर पिछड़ा शब्द का इस्तेमाल किया गया। सबने किया। आपको जानकारी होना चाहिए 11 राज्य हैं जहां पर कांग्रेस ने अति पिछड़ा वर्ग बनाया, पर उत्तर प्रदेश में कभी अति पिछड़ा वर्ग नहीं बनाया। और 400 पन्ने की जस्टिस राघवेन कमेटी आ चुकी है। रोहिणी आयोग का कार्यकाल 14 बार मोदी सरकार ने बढ़ाया, और जब 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में ढकेलने का काम किया जा रहा है कि आरक्षण का पूरा लाभ के समुचित लोग कुछ पूर्व समुचित लाभ केवल 2-4 बिरादरियों को मिले, बाकी सारे के सारे इधर उधर कर दिए जाए, जबकि 56% वोट जो है वो अति पिछड़ा है। जिसमें जो जस्टिस राघवेन कमेटी की 400 पन्ने की रिपोर्ट है, जिसकी रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि इस पूरे पिछड़े के आरक्षण को पिछड़ा, अति पिछड़ा और सार्वजनिक पिछड़ा में कैटेगराइज करना चाहिए। जब योगी सरकार ने वोट लेने के बाद दोबारा चुनाव में जाने की सोची, तो उन्होंने इसको थावरचंद गहलोत जो केंद्रीय मंत्री थे सामाजिक न्याय, उनके पास पहुंचाया। जब वहां पहुंचा तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया कि यह आपका विषय नहीं है। समाजवादी पार्टी बसपा लगातार इस मुद्दे को, अति पिछड़ों को अनुसूचित में डालने की कोशिश करती रही, मायावती जी अपने यहां से भगाने का काम करती रही। पर ऐसा वोट लेने इन दोनों अति पिछड़ी जातियों के साथ 2म दर्जे का अभी मनोज जी तो कह रहे थे कि सारे पिछड़ों के बारे में वही सोच रहे हैं। मनोज जी तो कह रहे थे कि सारे पिछड़ों के बारे में वही सोच रहे हैं। ऐसा हो रहा है। और हुकुमचंद जैन कमेटी, आप याद करिए, जो भाजपा के बड़े नेता थे, वो भी अति पिछड़ों की लड़ाई लड़ने के नाम पे मनोज जी की पार्टी तो आरक्षण बचाओ यात्रा करने जा रही है। वो तो कह रहे हैं कि पिछड़े, पर सच्चाई ये रही कि जब तक सत्ता में रहे तो इन्होंने कभी नहीं लड़ाई लड़ी, और जब अति पिछड़ों की जातीय जनगणना का विषय कांग्रेस ने उठाया तो लगातार विरोध रहा। गठबंधन तो आपने भी किया था उनके साथ। देखिए, हमने गठबंधन किया था सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए, पर जो उसका परिणाम हुआ उसका अति पिछड़ों के लिए एक एजेंडे पर गठबंधन होता है, मुद्दों पे होता है। और कांग्रेस मुद्दा पर विकास पर राजनीति करती है, और महात्मा गांधी अंतिम व्यक्ति की लड़ाई लड़ने वाले लोग थे, और देश की एकता अखंडता के लिए हम शहादत देने वाली पार्टी है, और सामाजिक न्याय की लड़ाई। अच्छा, तो विकास जी एक बात मुझको बता दीजिए, एक बात मुझको बता दीजिए, जब समाजवादी पार्टी कर रही है की है, उसी ने इसको स्थापित किया, और आज उसी का रिपैकेजिंग करके नाम बदल के मोदी सरकार बोल रही है। आप सुनिए, जब बता रहे हैं कि 80 करोड़ लोग, दूसरा जो मैंने मुद्दा बताया कि इन्होंने एनआरसी की बात की थी। एनआरसी का मतलब कागज दिखाओ। 40 करोड़ से ऊपर ऐसी जनमानस है, अति पिछड़े, दलित, बैकवर्ड, सबसे ज्यादा अति मोस्ट बैकवर्ड जो है, जिनके पास भूमिहीन है, जिनके पास कागज नहीं है। इन्होंने मुसलमान के नाम लेकर के एक माहौल बनाया, सीए का नाम लिया और एनआरसी को जोड़ते रहे, जबकि एनआरसी का कोई विषय नहीं है। सीए कानून जो है, इन्होंने उसको ला करके देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने देश को गुमराह किया, और इसके पीछे भी यही साजिश है कि अति पिछड़ों को भयभीत करके रखा जाए। और राशन की बात करते हैं, फूड सिक्योरिटी बिल ना होता, 2023 तक बढ़ा दिया, अब तो 2023 तक देंगे राशन। लोगों को राशन ना देते, और ये भी
इस सरकार का सबसे शर्मनाक वैश्विक स्तर पर चेहरा है। अगर 130 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोग सरकारी राशन पे अगर डिपेंड है, तो इसका मतलब ऐसे तो विश्व गुरु भारत नहीं बन सकता। और ये केवल वोट और नमक का वास्ता देकर वोट लेने की बात करते हैं, जबकि उनके संवैधानिक अधिकारों को छीन रहे हैं। रोहिणी आयोग का कार्यकाल 14 से 15 बार बढ़ा चुके हैं और जस्टिस राघवेन कमेटी को दरकिनार कर चुके हैं। लगातार आप लड़ेंगे लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है, और इस लड़ाई में सबसे पहले अगर कोई साथ दिया है वो बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी ने साथ दिया। उन्होंने इनसे किनारा कसा, क्योंकि वो अति पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी ही पूरी पृष्ठभूमि बनाई अति पिछड़ों को सामाजिक न्याय दिलाने किस मुद्दे पे लड़ने जा रहे हैं 24 का चुनाव? आरक्षण के मुद्दे पर, पहला चुनाव झूठ और सच की लड़ाई का होगा। एक तरफ झूठ बोला गया है पूरे 10 साल, और इस देश का सांप्रदायिक नहीं, झूठ किसका है ये भी बताइए ना। किसका झूठ है? केवल बीजेपी का झूठ है, सपा का झूठ है, बसपा का झूठ किया जाएगा ना। सरकार ने झूठ बोला तो ये जनता अति पिछड़े, दलित, बैकवर्ड और अल्पसंख्यकों को जो भय का माहौल है, डराया गया है। हमारे नेता कहते हैं डरो मत, इसीलिए सच्चाई हमको पता है। अगर आप हमें समय दीजिए तो मैं 1 घंटे के अंदर भी बोलने की क्षमता रखता हूं, क्योंकि कंटेंट उसी के पास है जिसने देश चलाया है, जिसने देश को समझा है और देश का डीएनए जानता है। अति पिछड़ों के साथ सारे आरोपों का जवाब नहीं, आपके सारे आरोपों का जवाब करने का काम किया है तो मोदी सरकार ने किया है। और उत्तर प्रदेश दीपक सोनकर जी ये पॉलिटिकल गेम खेल रही है, इसको वोट की राजनीति करनी है, पर हमको न्याय दिलाना है। ठीक है, दीपक सोनकर जी बताएंगे। इसलिए इस लड़ाई को कांग्रेस 2024 में मुद्दा बनाएगी और आर पार की लड़ाई लड़ेगी, क्योंकि ये विषय केवल उत्तर प्रदेश तक। दीपक सोनकर जी, आपने देखा भूपेश बघेल सरकार ने 73% आरक्षण दिया, क्योंकि एक अमेंडमेंट हुआ है संविधान में कि जहां पर जिसकी जितनी संख्या है उसके हिसाब से आरक्षण का समुचित लाभ एक जात बिरादरी को मिलना चाहिए। नीट से लेकर 69,000 शिक्षक भर्ती से लेकर तमाम सारे ऐसे विषय हैं। भाजपा शासित राज्यों ने इस लगातार आरक्षण में अति पिछड़ों का अवहेलना किया है, उनके स्वाभिमान। ठीक है, दीपक जी बताएंगे। दीपक जी तमाम चीजों का जवाब देंगे। दीपक जी, आप जो सुना विकास जी सिलसिलेवार तरीके से आप पर सवाल खड़े कर रहे हैं, सपा पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। मनोज जी से जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले दीपक जी आप जवाब दे दीजिए, क्योंकि सत्ता पर आप ही का भी जो है मुकाबला आप ही को लड़ना है। सपा से भी लड़ना है, बसपा से भी लड़ना है और कांग्रेस से भी लड़ना है। और कांग्रेस के तौर पर विकास जी कह रहे हैं कि आपने आरक्षण दिया नहीं, परेशानियां जमीन पर हैं और लोग परेशान हैं, और ये मुद्दा पार्टी के लिए बड़ा होगा 24 में। देखिए शैलेश जी, जिस तरीके से बार बार आरक्षण की बात आ रही है, तो मैं बार बार कह रहा हूं ना कि आरक्षण के साथ तो हम हैं, हम कब का आरक्षण के खिलाफ है। मगर दूसरी बात, अगर जिस तरीके से ये कास्ट पॉलिटिक्स की बार बार बात आती है, देखिए हम लोग कास्ट पॉलिटिक्स की बात नहीं करते। हम जो पीछे खड़ा हुआ पंक्ति का व्यक्ति है उसको ऊपर लाने का बात करते हैं। हम जो है, अरे मेरी बात पहले पूरी हो जाने दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, बढ़ाया जा रहा है। करिए। जस्टिस राघवेन कमेटी की 400 पन्नों की रिपोर्ट दूसरी बार योगी आदित्यनाथ जी सरकार में है। उत्तर प्रदेश के पिछड़ों सबने उनको समर्थन किया है, आखिर उसको लागू करवाने में वो क्यों पिछड़ रहे हैं? आज उसका ही परिणाम है ना। 70 वर्षों तक जब विषय केंद्र सरकार का है तो राज्य सरकार केंद्र पे क्यों नहीं दबाव बना रही है? नीतीश कुमार की तरह साहस क्यों नहीं दिखा रहे हैं कि जातीय जनगणना के लिए वो अलग हो गए? उन्होंने आवाज उठाई, आपके योगी आदित्यनाथ पिछड़ों का वोट ले रहे हैं और इसके बाद गुमराह कर रहे हैं। आज देश के अंदर जो बदलाव हुए हैं, जो परिकल्पना तय हुई है, जो संरचना तय हुई है, पिछड़ा आगे नहीं है, कैसे विश्व गुरु बनेंगे? आज जनता भी 60% की आबादी है लगभग पूरे देश भर में, तमाम उत्तर प्रदेश में तो 55-56% अकेले हैं। ऐसी बिरादरी समाज के साथ अगर आप द्वंद दर्जे का व्यवहार कर रहे हैं तो कैसे न्याय की लड़ाई लड़ेंगे? कैसे भारत विश्व गुरु बनेगा? आपका पूरा भरपूर प्रयास किया। मैं आज राजनीति नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि आज प्रधानमंत्री जी की माता जी का निधन हुआ है। कांग्रेस पार्टी दुखी है और उनको इस शोक संवेदना व्यक्त करती है, पर इस विषय पर अगर डिबेट हो रही है तो न्याय की लड़ाई लड़ना है, सच्चाई सामने आनी चाहिए। देश के अंदर जो विकासशील देश बना है, डेवलपमेंट देश बना है, क्या नहीं था पहले वाला देश बना है? क्या 2014 में विकासशील देश बना, उसके पहले नहीं था? क्या यूपी की बात करिए दीपक जी, यूपी की बात करिए और पिछड़ों की बात करिए, यूपी में जो हो रहा है समग्र भारत की बात करिए। देखिए शैलेंद्र जी, देखिए मैं बता रहा हूं ना कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर भी जिस तरीके से सुशासन और कानून व्यवस्था का माहौल है, आज देश के हर राज्यों में हक को मारा जा रहा है, दबे कुचलों को दबाया जा रहा है कि उत्तर बुलडोजर नीति मतलब अतिक्रमण संविधान विरोधी देखा जाता था, आज वही उत्तर प्रदेश है।
देखिए वही उत्तर प्रदेश है शैलेंद्र जी की जो उत्तर प्रदेश को किस निगाहों से देखा जाता था, अपराधी की निगाहों से देखा जाता था, माफियाओं की निगाहों से देखा जाता था, अंधेरे में डूबा हुआ उत्तर प्रदेश देखा जाता था। कौन देख रहा था? किसके शासनकाल में देख रहा था? जिस तरीके से आज वही बदलाव दिख रहे हैं, देखिए किस तरीके से 2017 से पहले हमने देखा है उत्तर प्रदेश का हाल क्या था। अब जब से उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, उसके नेतृत्व में कैसे बड़े बदलाव हुए ये उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिले। उत्तर प्रदेश में 2017 में ही सूरज निकला है। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ लगातार हमको देखने को मिल रहा है। जैसा विकास का एक मॉडल स्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश के अंदर खड़ा करने का काम किया है, गरीब जनता को उसको उनकी योजनाओं से जोड़ने। चलिए डीएस मिश्रा जी कुछ कह रहे हैं, डीएस मिश्रा जी कुछ कह रहे हैं। ठीक है दीपक जी, डीएस मिश्रा जी कुछ कह रहे हैं। डीएस मिश्रा जी अपनी बात रख लीजिए, फिर मनोज जी के पास चलेंगे। ठीक है डीएस मिश्रा जी को बोलने नहीं दीजिए। डीएस मिश्रा जी देख रहे हैं, कह रहे हैं कि पहले की सरकारों के समय यूपी की इमेज खराब थी। ये पहले तो ये बताइए कि जाति 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 कितने दिनों तक आप करोगे? आप मूलभूत लोगों को अगर ऊपर नहीं उठाओगे तो जाति के राजनीति करके जाति में भी जो ऊपरी जाति है, जाति में जो संपन्न है, हर जातियों में जो संपन्नता है, चाहे वो अति पिछड़ी हो, चाहे पिछड़ी हो, चाहे उससे भी पिछड़ी हो, हर में कुछ न कुछ स्तर है जिनके स्तर ऊंचे हैं। आखिर आप देश को ले कहां जाना? अच्छा डीएस मिश्रा जी, ठीक है, ये तो आरोप प्रत्यारोप की बात होगी। मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। बहन जी ने कल ट्वीट किया और कहा कि कांग्रेस की राह पर बीजेपी चल रही, तो कांग्रेस किस राह पे चल रही थी जरा वो स्पष्ट कर दीजिए। बीजेपी किस राह पे चल रही है वो स्पष्ट कर दीजिए। और सपा ने जो आरक्षण पर स्टैंड लिया वो आपको दिखावा क्यों लग रहा है? सपा तो कहीं कोई आरक्षण का स्टैंड ही नहीं लेती है। वो तो पिछड़ों अरे साहब आरक्षण बचाओ यात्रा निकालने जा रहे हैं। वो कौन सा स्टैंड लेगी? वो स्टैंड ले ही नहीं सकती है। जो जिसका लालन पालन ही उसी उसमें हुआ है कि मतलब अपने में ही लूटने का है, अपने ही लोगों के ऊपर डाका, पिछड़ों के ऊपर ही डाका डालने का है। सपा कोई स्टैंड नहीं ले सकती है। जो बहन जी ने कहा कि कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के रास्ते पर चल रही है, एकदम सच्ची बात है। जिस तरह से उन्होंने आज आम आदमी की स्थिति क्या होती जा रही है, महंगाई कहां जा रही है, यही कांग्रेस वो भारतीय जनता पार्टी सिलेंडर और गैस और तेल पेट्रोल पर जो है वो बैलगाड़ी लेके चलती थी। आज कहां ये लोग चले गए? आप बताइए ना, कहां पे इनकी ये जितने सवाल आपके हैं इसका जवाब पहले मनोज यादव जी देंगे। बहुत देर से बीजेपी पर हमला बोल रहे थे लेकिन आप अपने सहयोगियों से फंस गए। कांग्रेस भी आपके ऊपर सवाल खड़े कर रही, जिसके साथ आपने गठबंधन किया था मनोज जी। बसपा भी आपके साथ गठबंधन में रह चुकी है, वो भी आपके ऊपर सवाल कर रही साहब। मनोज यादव जी देखिए, जिस तरीके से बातें की जा रही हैं शर्मा जी, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। बीएसपी के भी प्रवक्ता इस बात को कह नहीं पा रहे। जब मंडल आयोग बना और मंडल आयोग की सिफारिश से वीपी सिंह जी के नेतृत्व में लागू करने की बात हुई और लागू हुई कुछ आदरणीय नेताजी ने उत्तर प्रदेश में मंडल आयोग। मनोज यादव जी आपकी बातों का जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए जरा। अरे बीच में ज्ञान नहीं, अरे हो गया बस हो गया। मैं ये कह रहा हूँ, जब कांग्रेस और बीजेपी ने मिल के मंडल आयोग की सिफारिश लागू करने वाले प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी की सरकार को गिरा, बात किससे छुपी हुई है? सभी को पता है। और ये बातें 3 दशक पुरानी है, लेकिन पता सभी को। लेकिन हम पुरानी बातों को भुला के नए दौर में डेवलपमेंट की राजनीति कर रहे थे। अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा, अरे उत्तर प्रदेश 17 से पहले क्या जाना जाता था? अच्छा, जाना जाता था वो लुलु मॉल जो हम दुबई से लेके आए, डीएस मिश्रा जी थोड़ी देर शांत रह जाइए, थोड़ी देर शांत रह जाइए। डीएस मिश्रा जी, मनोज जी कुछ बोलना है, सुन लीजिए। बीच में ज्ञान नहीं। मेदांता सिटी तो लेके आए, हजारों करोड़ की योजना थी, यहाँ कैसे आ गया? आईटी सिटी कैसे आ गया? एससीएल कैसे आ गया? हमने यहाँ पे मॉल के साथ साथ हमने स्टेडियम का कैसे निर्माण कर दिया, हमने मेट्रोस का कैसे निर्माण कर दिया, हमने एक्सप्रेसवे का कैसे निर्माण कर दिया। ये कहाँ बीजेपी के लोग किस पाषाण काल से आए हो भाई? अभी क्या आधुनिक युग में नहीं हो क्या? नहीं, वो भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करा रहे हैं, वो भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। आप तो खाली देश से ले आए, वो तो विदेशों से ला रहे हैं। बनाने का प्रयास समाजवादी पार्टी ने किया। आप क्या कर रहे हो? आप तो एक बनाने की जगह बुलडोजर लेके घूम रहे हो। राजनेताओं को, विपक्ष के नेताओं की मकान बिल्डिंग गिराने के लिए बुलडोजर लेके घूम रहे हो, और कुछ आता जाता भी नहीं है। बस ये है कि धर्म की राजनीति कर लेते हो, संप्रदाय की राजनीति कर लेते हो, हिंदू मुसलमान कर लेते हो, तो इसके अलावा आपके पास कोई है नहीं मुद्दा।
पिछड़ों का मैं जवाब आरक्षण जिस देना चाहता हूं तरीके से शैलेंद्र जी। बीजेपी ने हक मारने का आ काम जाने किया, दीजिए, बात 69,000 करने दीजिए, फिर जवाब दे भर्ती दीजिए। चाहे हो, चाहे 68,000 भर्ती हो, इन सब से ये बिल्कुल एक्सपोज हो चुकी है। दीपक जी जवाब दे दीजिए, फिर डीएस मिश्रा जी कुछ कह रहे थे, उनकी बात लेंगे। देखिए मनोज भाई हमारे भाई हैं, और जिस तरीके से वो जो पिछलों का बात बता रहे थे, ये किया ये किया ये किया, ये उत्तर प्रदेश की जनता को पता है कैसे अपराधियों को संरक्षण दिया, कैसे माफियाओं को बढ़ावा दिया, कैसे भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े होकर के उनको बढ़ावा दिया, कैसे दलितों को प्रचारों को उन पर जिन पर आपको भी घटनाएं याद है, कैसे जब घटनाएं हो जाती थी उस पर मुकदमा भी दर्ज नहीं होता था, ये भी किया। और किस तरीके से लगातार आपने गोमती रिवर फ्रंट की बात करी ना, गोमती रिवर फ्रंट में भ्रष्टाचार किया, गोमती रिवर फ्रंट में झूठ मचाया, जब वैकेंसी निकलती थी तो पैसा के झोला भरने के लिए निकल जाते थे लोग। तो ऐसा भी उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश की जनता ने दृश्य देखा है, तो ये किया, तो इसका परिणाम है, इसका परिणाम है ना। इसीलिए इसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद किस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ है। क्या वातावरण था सुरक्षा का, आज क्या वातावरण है, आज क्या माहौल है सुरक्षा का, आज किस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता जवाब मिल जाएगा ना आपको, मेरे कैसे कानून के साथ खिलवाड़ किया जाता था 17 से पहले, आज कानून पर भरोसा करती है, कानून पर विश्वास करती है, आज उत्तर प्रदेश का शासन की व्यवस्था पर विश्वास करती है। यही उत्तर प्रदेश का बदलाव है भाई, ये उत्तर प्रदेश की जनता ने स्वीकार किया है, यही उत्तर प्रदेश की जनता ने स्वीकार किया है। आपको लेकिन बुलडोजर क्यों चला रहे हैं सर? विपक्ष कह रहा है कि हर जगह बुलडोजर क्यों चला रहे हैं? अगर बुलडोजर चला भी रहे हैं तो फिर हर जगह समान रूप से चलाइए। देखिए सभी माफियाओं पे चलाइए। चीजों को तोल करके देखती है, कौन ने हमारे मुंह से निवाला छीनने का काम किया, किसने हमारे आवासों को तोड़ने का काम किया, और किसने हमको आवाज देने का काम किया, किसने गरीबों का हक उनको छीनने का काम किया, किसने गरीबों को उनका अधिकार देने का काम किया, किसने उनके मुंह से निवाला छीना है और किसने उनके मुंह में निवाला डालने का काम किया। तो आज उत्तर प्रदेश की, चलिए ठीक है साहब, ये आरोप प्रत्यारोप तो सालों से एक दूसरे के ऊपर लगाते आएंगे। जब भैया आज की बात करो तो आप पुरानी जो है बातें ले आएंगे बीच में। विकास जी आपके पास आएंगे। आज की मौजूदा स्थिति को देखें तो जिस तरह से आपने उपचुनाव में तो कम्पीट नहीं किया, लेकिन अब आगे निकाय चुनाव भी है और उसके बाद 2024 का भी चुनाव। अगर ग्राउंड पर इतने मुद्दे हैं, अगर इतनी परेशानियां हैं, तो समाज में अगर आप चाहते हैं कि जनता आपका साथ दे, बीजेपी के खिलाफ अगर आप लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आपको लग नहीं रहा कि मुद्दों पे जो तैयारी होनी चाहिए, जो धार दिखनी चाहिए, वो भी पार्टी में दिख नहीं रही है? भारत जोड़ो यात्रा तो आप निकाल रहे हैं, यूपी से भी गुजरेगी, कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भी भरी जाएगी, लेकिन ग्राउंड पे उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जो तैयारियां होनी चाहिए, क्या आपको पार्टी के भीतर दिख रही है? मुद्दे आपके पास हैं, सब कुछ है, लेकिन जमीन पर जिस तरह से समाजवादी पार्टी हमलावर है, बहुजन समाजवादी पार्टी है हमलावर है, वो चीजें भी दिख नहीं रही ग्राउंड पे। देखिए, मुद्दा परक राजनीति कांग्रेस की पहचान है। कांग्रेस ने हमेशा मुद्दों पे बात की है और मुद्दों को हल किया है। अगर दो तरीके की राजनीति होती है, एक मुद्दा हल करने वाली बात, एक मुद्दे को लेकर वोट की राजनीति करने की बात। धर्म जाति नफरत विघटन की बात करना और उसके आधार पे सरकार बना लेना, चुनाव जीत लेना, उससे केवल पार्टियों का विकास तो हुआ है, पर उत्तर प्रदेश पिछले 32 सालों में कहां पहुंच गया है? कितनी चीनी मिलें बिक गई हैं, गन्ना किसानों को क्या मूल्य मिल रहा है? आज भारतीय अर्थव्यवस्था में जो उत्तर प्रदेश था, जिसमें कृषि के बाद दूसरे नंबर पर हथकरघा का शिल्प था, जिसको लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ सरकार का दूसरा कार्यकाल भी हो गया, 32 वर्ष बीत गया। कहाँ है पीतल उद्योग, कहाँ गया लूम उद्योग, कहाँ गया भदोई की कालीन, कहाँ गई बनारस की साड़ी? आर्थिक रूप से जो उत्तर प्रदेश का जो विकास में रोल था, वो अपना विकास भी नहीं कर पाया, और देश के जो वैश्विक स्तर पर जो उत्तर प्रदेश की पहचान थी, वो लगातार धर्म जाति नफरत में बढ़ गई। लोगों को वोट मिल गया, कोई विपक्ष में बैठ गया, कोई सरकार में पहुंच गया। यही तो चुनौती है ना विकास जी, मेरा सवाल भी यही है, अपर हैंड हो कि गया आपके सामने यही चुनौती। एक तो बीजेपी से आपको लड़ना है, दूसरा जो आप कह रहे हैं कि मुद्दा परक राजनीति दूसरे दल नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो अपने मुद्दों के जरिए आपकी वोट बैंक को या फिर जनता के समर्थन को अपने पाले में ले आते हैं। तो आपके सामने ये दोहरी चुनौती है ना। अरे दोहरी चुनौती शैलेंद्र जी, देखिए ये भी है कि हमारे सामने नहीं है, हम तो सत्ता को छीनना नहीं जानते, और सत्ता में जिस तरीके से हमारे चुने हुए, हमने कर्नाटक जीता पर चुने हुए विधायकों को इस्तीफा दिला दिया, हमने मध्य प्रदेश जीता, चुने हुए विधायकों का अपहरण कर लिया, महाराष्ट्र में भी, मणिपुर आपने देखा, महाराष्ट्र में देखा। हमको जनता प्यार देती है, जनता से हमें कोई शिकायत नहीं है, पर यहाँ पर जो लोग नफरत
कि देखिए बहुत लंबी बाजार तो नहीं होती है, पर नफरत फैलाना आसान होता है। अभी आपके स्टूडियो में हम गिलास का फोड़ दें तो आपका डिबेट डिरेल हो जाएगा, मुद्दा विरोध में चला जाएगा और मैं चला जाऊंगा। ये काम कांग्रेस की पहचान नहीं है, क्योंकि देखिए मुद्दे से लगातार डिरेल किया जा रहा है। डिबेट में क्या हो रहा है, आप इस डिबेट में आप देख रहे हैं मुद्दे से बाहर चले जा रहे हैं। मुद्दा यह है कि अगर ये शर्म है, इस भारतीय स्तर पे 130 करोड़ लोगों के लिए शर्म है कि हम एक ऐसे विकसित भारत बनने जा रहे हैं, तीसरी महाशक्ति है और हमको नंबर 1 पर तक पहुंच जाना चाहिए था, पर हमारी पहचान क्या है? 80 करोड़ लोग राशन, सरकारी राशन के ऊपर डिपेंड। 2023 हम 80 करोड़ लोगों को नौकरी 2022 तक देने की जा रहे थे, आवास देने की बात कर रहे थे, पर आज हम क्या कर रहे हैं? रोजी रोटी की बात नहीं कर रहे हैं, अपने स्वावलंबन की बात नहीं कर रहे हैं, जो संवैधानिक आरक्षण का जो हमको अधिकार मिला उसकी बात नहीं कर रहे हैं। बात क्या कर रहे हैं? हिंदू और मुसलमान की, और हिंदू मुसलमान में पिछड़ा मुसलमान, दलित मुसलमान, पिछड़ा हिंदू और दलित हिंदू दोनों को तोड़ने का काम किया जा रहा है। वोट लेने के बाद जो लोग 32 साल से सत्ता में हैं, जिन्होंने कांग्रेस को पीछे कर रहा है, जिस कांग्रेस के नेताओं ने शहादत दी, ये पार्टी की भी तो खामी रही होगी ना। अगर आप इतने मुद्दों की राजनीति कर रहे थे, आप जनता के मुद्दों पर लड़ रहे थे, तो फिर आपके हाथ से क्यों चली गई सत्ता? जनता ने भरोसा करना क्यों छोड़ दिया? देखिए किसान सालों सड़कों पे खड़े थे, किसान भी आंदोलित है और अति पिछड़े भी आंदोलित हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में तमाम सारे कर्मचारी, तदर्थ शिक्षकों को आज बेरोजगार बनाया जा रहा है। 6-6 महीने से सैलरी सालों से नहीं मिल रही है, लगातार लोग परेशान है, पर किस बात से नहीं बोल पा रहे? ये बताइए, 69,000 शिक्षक बोलेंगे तो थोड़ी देर के बाद उनका बुलडोजर पहुंच जाता है। कोई बुलडोजर से डरा रहा है, कोई कहता है तुम पाकिस्तानी हो। बुलडोजर सही है कि गलत है? ये बुलडोजर जो चल रहा है ये सही है कि गलत? क्या सुनता हूं मैं इस समाज का डिबेट? विकास जी, बोलता हूं ये जो बुलडोजर वाली बात हो रही है, तो हमारे राहुल जी को मुसलमानों का नेता बताने लगते हैं। इस देश में इतनी धर्म जाति नफरत विकटन हो चुका है कि आज राजनीति छोड़ के पूरे हिंदुस्तान, चलिए डीएस मिश्रा जी कुछ कह रहे थे, और आज हिंदुस्तान भारत जोड़ो में अपने आप को पहचान रहा है। चलिए डीएस मिश्रा जी आपसे मिल रहे हैं, संस्कृत से मिल रही है, और हिंदुस्तान का जो वास्तविक निर्णय है प्यार मोहब्बत, दीपक जी आएंगे आपके पास, आएंगे लाखों की तादाद। ठीक है, डीएस मिश्रा जी को बोलने दीजिए, आप डिबेट में डीएस मिश्रा जी को बोलने दीजिए। ठीक है साहब, हर पार्टी को मौका मिलना चाहिए, हर पार्टी को मौका मिलना चाहिए। डीएस मिश्रा जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर विकास जी लेंगे। आप कह रहे हो कि 80% जनता फ्री का राशन पा रही है। पहली चीज तो आपका टाटा का गलत है, ये आप प्रचार कर रहे हो, आप सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए और सुनिए, और ये खराब आदत अगर किसी ने डाली है वो बहुजन समाज पार्टी इसके लिए, वो बीएसपी से अधिकारों को देने के बाद आप भाजपा के डीएस मिश्रा बहुजन समाज पार्टी से। हाँ मैं जान रहा हूँ, बिहार का चुनाव मायावती जी जरूर लड़ेंगी, गुजरात में 2 वोट नहीं है पर चुनाव जरूर लड़ेंगी। क्यों? क्योंकि कांग्रेस को रोकना, अरे सुनिए, कांग्रेस को किसी भी स्तर पे ना वो बाबा साहब आपकी आधार खिसक रहा है, इसलिए आप बिहार में नीतीश कुमार को हराना है, मायावती जी जाएंगी। बिहार में समाजवादी पार्टी आपका खेल बिगाड़ रहे हैं, कवर फायर किसको करेगी? भारतीय जनता पार्टी। मेरा सीधा आरोप है, कड़ा आरोप है, भारतीय राजनीति का माहौल मत बनाइए, सब सच्चाई सामने आ चुकी है। लगातार हो रहा है, कमरों में जिनके अपने बैठना कर्म है। पे नहीं, इस राहुल गांधी का आरोप अपने घड़ी किसी लगी थी, सत्कर्म पे नहीं, लगाया, ठीक है, सड़कों तो पे एक भारत को दिया, भारत को साबित कर दिया है। पूरा बोलने दीजिए, वो भी विपक्ष की पार्टी है। ठीक है विकास जी, और संसद तक अब डीएस मिश्रा जी को बोल लेने दीजिए, संघर्ष डीएस मिश्रा जी को बोल लेने दीजिए। मैं चाहता हूं कि जो भी बोले उसको कम से कम 30-40 सेकंड हम उनके लिए स्वतंत्र मौका दें कि वो बोल सकें। डीएस मिश्रा जी बोल लीजिए सर। चलिए लगता है डीएस मिश्रा जी का सिग्नल यहां पर फ्रीज हो गया। मनोज यादव जी आप कुछ कह रहे थे, जब विकास जी लगातार आप पर आरोप लगा रहे थे और कह रहे थे जी पे आरोप नहीं लगाया। आरक्षण के मामले में स्टेट सरकार की क्षमता नहीं रहती है, पर लड़ना सीखना चाहिए था। लड़ाई बहुत पहले करनी चाहिए थी। विकास जी, आज विकास लड़ाई जी थोड़ा सा शांत रहिए, बहुत आगे निकल चुकी है। मनोज जी रुक जाइए भाई, रुक मनोज जी का हम बधाई देते हैं, लड़ते रहे। 3 दशक हम भी पहले लड़ते हैं, पर उत्तर हम प्रदेश में संवैधानिक स्तर पे मजबूत की बात हैं, हो हम रही है। ठीक है मनोज जी को बोले, ठीक है मनोज जी एक एक लोग बोले, ये डिबेट का तरीका नहीं है। हम किसी से सुर में सुर नहीं मिलाना चाहते। जब 3 दशक पहले शर्मा जी, जब प्रदेश में हरित प्रदेश की बात हो रही थी, किसानों की बात हो रही थी, आरक्षण की बात हो रही थी, मंडल कमीशन की बात हो रही थी, तब एक पार्टी थी जो जाके अयोध्या में राम मंदिर का ताला खुलवा रही थी।
ये मुद्दा परस्त राजनीति, और उसी की देन है कि सांप्रदायिक शक्तियों ने उस मुद्दे को लपक लिया और आज सांप्रदायिकता की पराकाष्ठा पे पहुंच गया ये देश 3 दशक से ज्यादा हो। और आप कह रहे हैं मुद्दा परस्त राजनीति करते हैं, आपको बधाई, धन्यवाद, आप करिए मुद्दा परस्त राजनीति, तो इसके लिए समाजवादी पार्टी आपका विरोध नहीं करती। लेकिन जहां लड़ने की बात आती है, हम हारे जीते ये अपनी जगह बात है, लेकिन पिछड़ों के, दलितों के, किसानों के, मजदूरों के जो भी मुद्दे उन पे अगर राजनीतिक दल एक साथ आते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। हम आवाज उठा रहे हैं, ये हमारी काबिलियत है, आपकी अपनी काबिलियत है, आप उन पे आवाज उठाइए, आप उनसे जाके मिलिए। हम किसी का विरोध नहीं करते, हम तो बीजेपी से मांग करते हैं, सर हाथ जोड़ के प्रार्थना है, 2022 खत्म होने वाला है, 3 दिन बचे हैं। आपने कहा था इस प्रदेश में दोगुनी आय कर देंगे, मोदी जी ने पूरे देश के किसानों की दोगुनी आय कर दी। 22 खत्म हो गया ना, अब तो कर दो। कब करोगे? ये किसान ही तो है पिछड़ा, किसान ही तो है दलित, किसान ही तो मजदूर नौजवान है। कब करोगे भाई? कि कौन सा समय आएगा, कौन सा दौर आएगा कि क्या 2022 की जगह 2122 में करोगे क्या? बिल्कुल, हमारे पास वक्त की कमी है मनोज जी, सबसे फाइनल कमेंट लेंगे, शुरुआत करेंगे दीपक सोनकर जी। सवाल आपके सामने विपक्ष के भी हैं, जनता के भी हैं और मौजूदा स्थितियों के भी हैं, कैसे इन सवालों से निपटेंगे 24 के चुनाव में भी और निकाय के चुनाव में भी? देखिए शैलेंद्र जी, मैं आपकी बात पर जरूर आऊंगा। अभी हमारे मनोज भाई किसानों की बात कर रहे थे, तो किसानों की चिंता कितनी थी ये 2017 से पहले हमने देखा है कि कैसे किसानों पर अत्याचार किया गया था। इटावा की घटना भी मुझे याद है कि कैसे कुछ दलित किसानों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा करके उनकी हत्या कर दी गई और उनकी FIR भी दर्ज नहीं हुई। दूसरी बात आप कर रहे थे गन्ना किसानों की दुगनी आय की। जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तब गन्ना किसानों के भुगतान को, उनका पैसे को बढ़ाने का काम किया गया और दूसरी बार भी उनके मूल्य को बढ़ाने का काम किया गया। दो बार सरकार ने उनके मूल्य को बढ़ाया। पूरी बात हो जाने दीजिए ना मनोज भाई, पूरी बात हो जाने दीजिए ना, मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए, पूरी बात हो जाने दीजिए, सबर करिए, मैं आपका ही जवाब दे रहा हूं। हमारा जवाब नहीं, आप सबर कर लीजिए ना, मैं पूरी बात सुन लीजिए पहले। जब गन्ना बताया, जब गन्ना किसान भुगतानों का कितने लाख करोड़ रुपए छोड़ करके गए थे, जो भारतीय जनता पार्टी ने उन गन्ना किसानों को देने का काम किया। गन्ना किसान, ये बात तो 2017 में आपको पता थी, तभी ना तभी बोलते ना कि 2022 तक नहीं करेंगे 2 गुना, क्योंकि बहुत सारा बकाया है। फिर क्यों सपने दिखाया था 2022 बकाया गुना करने के? आज उनका उदारीकरण करने का काम किया गया है। दूसरी बात शैलेंद्र जी, हमारे आदरणीय विकास जी भी भारत जोड़ो यात्रा के बहुत लंबे गुणगान कर रहे थे। मुझे लगता है कि लाल किले पर कैसे आदरणीय राहुल गांधी जी भी बता रहे थे कि बहुत बड़ी संख्या आई साहब, बहुत बड़ी भारत जोड़ो यात्रा में संख्या आई। कौन कौन आया वो मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, ये उनको विकास जी को पता है कि कौन सी संख्या आई, उन्होंने क्या गिनाया था वहां पर, किस तरीके की भाषा का प्रयोग ठीक है सर, कैसी कमी है, आप अपनी बात नहीं करते हैं, आप दूसरों को बहुत सवाल करते हैं। विकास जी फाइनल कमेंट 30 सेकंड ही हमारे पास है। विकास जी इस डिबेट में फाइनल कमेंट विकास जी का, उसके बाद डिबेट ओवर करेंगे। किसानों को लेकर जो MSP की धुंध है, मैं भाजपा से मांग करता हूं यूपी में कैसे लड़ेंगे? हमारा मेन सवाल आज का ये है कि यूपी में कैसे लड़ेंगे 2024 का चुनाव? देखिए, किसान का मुद्दा है, अति पिछड़ों का मुद्दा है, महंगाई है, बेरोजगारी है, सामाजिक न्याय की लड़ाई है और सबसे बड़ा इस सौहार्दपूर्ण वातावरण जिसको पूरी तरीके से RSS, BJP और सपा और BSP के सवाल, सपा और बसपा के सवाल। देखिए, समाजवादी पार्टी अपने हक, अपने हकूक के लिए लड़ रही है, उसके पास एक नया युवा नेतृत्व है, हम उसको बधाई देते हैं। मायावती जी ने लड़ाई लड़ना बंद कर दिया है, उनको भी लड़ाई लड़ना चाहिए और खुल के सामने आना चाहिए, क्योंकि पर्दे के पीछे से मैच फिक्स करके युद्ध नहीं जीता जा सकता है। युद्ध जीतना है तो सामने आइए और देखिए कौन हमारा साथी है, कौन हमारा दुश्मन है। ठीक है, DS मिश्रा जी 30 सेकंड में फाइनल कमेंट साहब, आपकी तैयारी तो है, आज गुरु मंत्र तो दे दिया है, लेकिन ये एक शब्द में है, आप लोग गरीबी के खिलाफ लड़िए, आप लोग उन्माद के खिलाफ लड़िए, आप लोग अराजकता के खिलाफ लड़िए, अपनी लड़ाई मत लड़िए। देश हित में, प्रदेश हित में आप काम करिए, जैसे बहन जी अपनी प्लानिंग की है और बहन जी आम जनता के साथ में है। बिल्कुल, वक्त की कमी है DS मिश्रा जी, ये सारी बातें केवल टीवी डिबेट का हिस्सा न बन जाए, पार्टी की नीतियों में भी होना चाहिए, जनता के बीच में संदेश जाना चाहिए कि चाहे पार्टी सत्ता में हो या फिर विपक्ष में हो, ये डेमोक्रेसी है जहां पर जनता के लिए ही सब कुछ होता है, जनता के द्वारा ही होता है, तो जनता के लिए भी होना चाहिए। तमाम मेहमानों, तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पर चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार।